हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन आर। ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है उसको आपको लिखना है। तो आपको याद रखना है न्यूट्रिशन के अंदर टोटल 5 स्टेप होता है। सबसे पहला आपका इंजेक्शन है, दूसरा डाइजेशन है, तीसरा एब्जॉर्प्शन है, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा आपका इजेशन होता है। ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सा स्टेप होता है वही आपको लिखना है। तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है उसमें टोटल 5 प्रोसेस होता है। सबसे पहला प्रोसेस आपका इंजेक्शन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा आपका है इजेशन। अब हम लोग यहाँ जो भी प्रोसेस दिया गया है उन सब के बारे में जान लेते हैं। तो आपके पास सबसे पहला जो प्रोसेस है इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को हम लोग जैसे ही माउथ के अंदर जो रखते हैं उस प्रोसेस को हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा है आपका डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वन। हम लोग जो फूड को लेते हैं बेसिकली वो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, उसको कन्वर्ट करना स्मॉलर पार्टिकल में, पूरे प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो कंप्लीट डाइजेशन है आपका वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तीसरा प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। जो आपका डाइजेस्टेड फूड है उसके मूवमेंट को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आपको पता है जैसे आपका सेल के अंदर बेसिकली एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे लिए जो एनर्जी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो बनता है। तो यहाँ पर जो भी डाइजेस्टेड फूड है बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से हर एक सेल में ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ डाइजेस्टेड फूड के मूवमेंट को हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपका एसिमिलेशन, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड का मतलब क्या हो गया, जैसे ही फूड आपके सेल के पास पहुंच गया तो फूड को हम लोग अगर केमिकल इक्वेशन लिखे C6H12O6 होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और आपके एनर्जी में। यहाँ जो एनर्जी है बेसिकली एटीपी के फॉर्म में है। यहाँ ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी कंबाइंड होता है, कंबाइंड होकर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी दे रहा होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपका इजेशन यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड का डाइजेशन होता है। जो फूड अनडाइजेस्टेड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है, और आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड है इस लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को आप इजेक्शन कहोगे। यहाँ पे 5 प्रोसेस था। इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ, फूड को लेना, मुंह के अंदर रखना, इज कॉल्ड इंजेक्शन। डाइजेशन का मतलब क्या है, ये जो फूड है बेसिकली कॉम्प्लेक्स है उसको सिंपल वन में कन्वर्ट करना। एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टेड फूड है उसके मूवमेंट को कहेंगे। एसिमिलेशन, उस फूड का यूटिलाइज करके एनर्जी बनाना, इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इजेक्शन आपका हो गया वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। तो यहाँ पर बेसिकली ये 5 प्रोसेस होता है एक न्यूट्रिशन प्रोसेस में। तो आप पहला क्वेश्चन में यही 5 प्रोसेस लिख दोगे। दूसरा है आपका द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड लीवर। यहाँ हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। हम लोग आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। आपका ये फूड पाइप हो गया, फूड पाइप से खाना आपके स्टमक में आता है, स्टमक से के बाद आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपका बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ पे बाहर निकलने के लिए एनस होगा। यहाँ पर इस वाले ग्लैंड को देखो जो कि लीवर है, जो कि स्टमक के ऊपर है। यही ग्लैंड ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ा होता है। आप सिंपली लीवर को याद रखोगे। नेक्स्ट जो है आपका सी, स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस विच एक्ट ऑन द फूड। तो आपको ध्यान रखना है बेसिकली जो स्टमक होता है, स्टमक आपका HCl को रिलीज करता है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करता है। यहाँ जो HCl है ये बेसिकली फूड को एसिडिक बनाता है। डाइजेस्टिव जूस बेसिकली एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करके प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। तो बस आपको यहाँ पे डाइजेस्टिव जूस याद रखना है। स्टमक रिलीज करता है HCl को और आपको डाइजेस्टिव जूस को। HCl बेसिकली फूड को एसिडिक बनाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका डी है इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कोल्ड विली। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम लोग विली कहते हैं। इसका हम लोग डायग्राम देख लेते हैं।
इस डायग्राम को आप देखो, ये जो आपका पार्ट है इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और इसके अंदर इस वाले पार्ट को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब हम लोग इसको इनलार्ज करके देख रहे हैं तो आपको ऐसा एक और ग्रोथ नजर आएगा, इसी को हम लोग बेसिकली विली कहते हैं। विली का मतलब सिंपल याद रखना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 6 to 7 मीटर का होता है। यहाँ विली ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में रहता है जिसके वजह से आपका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाता है। सरफेस एरिया आपका इंक्रीज कर जाता है, इसी वजह से ज़्यादा जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर कर सकते हैं। डाइजेस्टेड फूड को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। विली का यही आप फंक्शन लिख सकते हो कि विली क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है जिसके वजह से जो डाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर पाते हैं। नेक्स्ट आपका ई, अमीबा डाइजेस्ट इज फूड इन दी फूड वैक्यूल। अब हम लोग अमीबा का न्यूट्रिशन देख लेते हैं। यहाँ आपका अमीबा का डायग्राम दिया गया है, आपका यहाँ पे फूड वैक्यूल है। जैसे ही फूड पार्टिकल को अमीबा देखता है वैसे ही उसके पास में जो भी आपका बॉडी पार्ट्स होता है उसको बेसिकली वो इनलार्ज करता है और आपका एक स्यूडोपोडिया बना देता है। स्यूडोपोडिया यानी फॉल्स फीड बना देता है और ये फॉल्स फीड इस फूड को कैप्चर कर देता है। तो देखो ऐसे ही आपका कैप्चर फूड को कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर एक फूड वैक्यूल बना देगा, इसी फूड वैक्यूल के अंदर आपका फूड रहेगा और इसको फिर डाइजेस्ट कर देता है, स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये अंदर चले जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और जो अनडाइजेस्टेड होता है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए फूड वैक्यूल, तो आप सिंपली लिखना फूड वैक्यूल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज अ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका सिंपली ट्रू या फॉल्स लिखना है। अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो एफ लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक। स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका स्टार्च है बेसिकली वो इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और जो आपका सलाइवा है वो बेसिकली एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी ग्लैंड, जो कि माउथ में यानी मुंह में प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो स्टमक में नहीं होता है, आपका माउथ यानी मुंह में होता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगेन एक बार समझ लो, स्टार्च आपका कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में इन दी प्रेजेंस ऑफ सलाइवा और जो सलाइवा आपका सलाइवरी ग्लैंड होता है उससे सेक्रेट होता है। सलाइवरी ग्लैंड आपके माउथ के रीजन में ही प्रेजेंट होता है। ऐसे भी देख सकते हो कि अगर आप खाना खा रहे हो, जैसे कि आप है ना सिंपल एक सूखी रोटी ले लेना, आप इसको 10-12 बार या 20 बार जैसे ही आप उसको च्यूई करते हो, चबाते हो, तो आपको थोड़ा सा आपको मिठास नजर आएगा, मीठापन नजर आएगा। ये मीठापन इसलिए आता है कि जो आपका रोटी होता है उसमें जो स्टार्च होता है वो किसमें, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी वजह से आपको मीठापन लगेगा। और ये किसकी वजह से होता है, सलाइवा के वजह से हो रहा है। सलाइवा इसमें मिक्स हो जाता है और स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है और ये सारे के सारे प्रोसेस आपका मुंह में होगा यानी माउथ के अंदर होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। आपका जो टंग होता है आपके फूड को मिक्स करने में हेल्प करता है जो आपके मुंह में सलाइवा होता है उसके साथ। तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आपका सी है, द गोल ब्लेडर टेम्परेरी स्टोर बाइल। सबसे पहले हम लोग गोल ब्लेडर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे लीवर नजर आएगा और यहाँ एक छोटा सा ग्रीन पाउच नजर आएगा, इसी को बेसिकली हम लोग गॉल ब्लेडर बोलते हैं। इसी गॉल ब्लेडर के अंदर आपका बाइल प्रेजेंस होता है और ये बाइल बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है और यहाँ पे जो लार्ज फैट होता है इसको इमल्सिफाई कर देता है, यानी स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में चेंज कर देता है। तो आपको याद रखना है, गॉल ब्लैडर बेसिकली स्टमक के पास नजर आएगा। गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस सेक्रेट होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां पर जो भी लार्ज फैट होता है उसको इमल्सिफाई यानी कन्वर्ट कर देता है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। यही आपका बेसिकली जो बाइल जूस है उसका काम होता है। आपका क्वेश्चन नंबर सी भी बेसिकली ट्रू होगा। यहाँ पर जो गॉल ब्लैडर होता है वो टेम्परेरी बाइल जूस को स्टोर करता है। नेक्स्ट है, द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक
swallowed grass into their mouth and chew it for some time। जो भी ग्रास को खाने वाला एनिमल होता है, जैसे कि आपका बकरा हो गया या फिर हमारा गाय हो गया, इसके पास एक रूमिनेंट्स होता है जो कि टेम्परेरी आपका जो भी ग्रास को खाया जाता है उसको स्टोर करता है। फिर कुछ समय के बाद आपका इसी रूमिनेंट से जो ग्रास को स्टोर किया जाता है उसको वापस अपने माउथ में लेके आती है गाय, फिर से इसको च्यूई करके डाइजेस्ट किया जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर डी भी ट्रू हो जाएगा। इसका भी डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट है। यहाँ आपको जो अपर ग्रीन कलर का नजर आएगा यही बेसिकली र्यूमन है। यहाँ पे ही टेम्परेरी आपका ग्रास जो है स्टोर्ड होता है, उसके बाद फिर से रूमिनेंट एनिमल के द्वारा इसको अपने माउथ में वापस लिया जाता है, उसके बाद फिर से इसको डाइजेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ आपके पास ऑप्शन दिया गया है और जो सही आपका आंसर है उस पर टिक कर देना है। सबसे पहला है फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, तो याद रखना है फूड आपका कम्प्लीटली डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो यहाँ पर भी जो फैट है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम दी अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन दी। इंपॉर्टेंट है समझना इसमें, वाटर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो आपको याद रखना है लार्ज इंटेस्टाइन में इस वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पे बी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा और फर्स्ट का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको मैच करना है। सबसे पहले आपका फूड कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपका फैट्स। कभी भी मैच में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जो आपको पता होता है सबसे पहले उसको ही आप मैच करने की कोशिश करो, अननोन को बाद में करने की कोशिश करना। तो देखो सबसे पहले नॉर्मली अगर हम देखें जो आपका फैट्स है वो फैटी एसिड और ग्लाइसोल में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपका फैट्स का फैटिक एसिड और आपका क्या हो जाएगा, ग्लाइसोल हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को याद रखना है अमाइनो एसिड। नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके हम लोग शुगर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो बचा हुआ है फूड कंपोनेंट, तो आपका सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। आपका फूड कंपोनेंट का सीधे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आपका शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम प्रोटीन की बात करें तो अमाइनो एसिड याद रखना है, फैट्स आपका फैटी एसिड और ग्लाइसरोल याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली, व्हाट इज दियर लोकेशन एंड इट्स फंक्शन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विली क्या होता है, विली का लोकेशन कहाँ पे है और उसका फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग विली को डिफाइन करते हैं। विली आर टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। यहाँ जो टीनी है इसके जगह पे आप स्मॉल भी लिख सकते हो कि विली आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इसका लोकेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल पे आपका विली नजर आएगा। और इसके फंक्शन की बात कर ले, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका फूड है कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाएगा। आपका जो विली है इस डाइजेस्टेड फूड के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करके देता है, जिसके वजह से इस विली के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब्ड हो पाए। फिर आप लिखना एक पॉइंट और, द ब्लड वेसल प्रेजेंट इनसाइड द विली कैन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। विली के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं जो कि जो भी खाना जो डाइजेस्ट हो गया होता है उसके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ बेसिकली 1 और 2 फंक्शन दिया गया है और यहाँ पे विली को डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ इसके लोकेशन के बारे में भी बताया गया है। और उसके बाद आप डायग्राम बना देना, सिंपली आप ये 3 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन है और आपका बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके वाल पर ही विली प्रेजेंट होगा। विली बेसिकली ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। लेकिन आप है ना विली का ये वाला डायग्राम बना लेना, यहाँ पे एक विली को बनाया गया है। डायग्राम को आप सिंपली बना लेना, बस यहाँ पे आर्टरी वेन दिखा देना और यहाँ पे थोड़ा सा कैपिलरी नेटवर्क को दिखा देना और यहाँ पे जो आउटर लेयर है उसको आप बना लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा है कि बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, दूसरा पूछा है ये बेसिकली किसको डाइजेस्ट करता है। सिंपली आप इस क्वेश्चन में लिखना, लीवर सेक्रेट द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। यानी बाइल जूस को बेसिकली लीवर सेक्रेट करता है
जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। तो आपको याद रखना है बाइल जूस लीवर से सेक्रेट होता है, लेकिन टेम्परेरी कहाँ पे स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन क्या है, यानी ये किसको डाइजेस्ट करता है। तो आपको याद रखना है बेसिकली आपका जो बाइल जूस है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेशन ऑफ फैट्स इसके अंदर लिखना है। तो सिंपली क्या लिखोगे कि लीवर सेक्रेट दी बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर। दूसरे पॉइंट के लिए क्या लिखोगे, बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी डाइजेशन ऑफ फैट्स। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नेम दी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminant but not by humans, give the region also। यहाँ पर आपको जो आपके पास रूमिनेंट एनिमल है कौन सा कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है, और आपको बताना हो जो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो ह्यूमन डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाता है उसका रीजन भी देना है। सिंपली आप आंसर में लिखना कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज एक टाइप हो गया, वैसे ही आपका सेलुलोज भी एक टाइप होता है। सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट एंड नॉट बाय ह्यूमन। तो यहाँ जो आपके टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछा गया है तो सिंपली आप सेलुलोज लिखोगे। इसी सेलुलोज को जो रूमिनेंट एनिमल है वो आसानी से डाइजेस्ट कर पाता है, लेकिन आपका जो ह्यूमन है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। और रूमिनेंट एनिमल के पास एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहां पर आपका सेलुलोज कंटेनिंग फूड को डाइजेस्ट किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। इस रीजन में आपके कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से जो सेलुलोज है वो बेसिकली डाइजेस्ट होता है। लेकिन वहीं अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन आपको सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम्स होता है बेसिकली ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वैसे बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। इसी वजह से सेलुलोज को सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट एनिमल होता है वही डाइजेस्ट कर पाता है। रूमिनेंट एनिमल में आप सिंपली जो भी ग्रास को खाता है, जैसे कि आपका गोट हो गया, बकरी हो गया, या फिर आपका गाय या फिर भैंस हो गया, इसी को हम लोग रूमिनेंट एनिमल कहते हैं। तो अब बस इस आंसर में इतना ही लिख देना कि सेलुलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट that can be digested by ruminant and not by human. Ruminant have a large sac-like structure between small and large intestine where the food containing cellulose is digested by the action of certain bacteria. On the other hand, a human can't digest cellulose as the cellular digestive enzymes are absent in them. तो यहाँ पे जो 3-4 लाइन लिखा हुआ है इसमें यही आप मेंशन कर लेना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से हम लोगों को इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलता है। तो आप सिंपली आंसर में लिखना कि आपके पास जो ग्लूकोज होता है बेसिकली एक सिंपल शुगर है। बेसिकली हम लोग जो फूड को कंज्यूम करते हैं उस फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं इस खाने में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में डाइजेस्ट हो जाता है, और यही फिर जो ग्लूकोज है ब्लड में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद आपके हर एक सेल पार्ट में पहुंच जाता है, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली आपका जो ग्लूकोज है वो सिंपल सब्सटेंस में टूटकर एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो सिंपली आप क्या लिखना है यहाँ पे कि जैसे ही कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं बेसिकली वो डाइजेस्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, फिर आपका जो ग्लूकोज है वो बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है बाय ब्लड, और फिर आपको ब्लड में एब्जॉर्ब होके वो सेल के पास पहुंचता है। सेल के अंदर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाइजेस्ट होके हम लोगों को एनर्जी दे देता है। इसी वजह से व्हेन ग्लूकोज इज डायरेक्टली टेकन इट डजंट हैव टू बी डाइजेस्टेड एंड दस एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो आपको फर्दर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्टली आपका ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है और हम लोगों को एनर्जी मिल जाता है। इस क्वेश्चन को फिर से समझना, हम लोग जो भी खाना खाते हैं बेसिकली वो आपके कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। कार्बोहाइड्रेट इसको सबसे पहले डाइजेस्ट करता है ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज ही आपका ब्लड में बहुत आसानी से घुल मिल जाता है, यानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड के थ्रू, फिर वो ब्लड में मिक्स होकर हर एक सेल पार्ट में पहुंचता है।
सेल में एक आपके पास ऑर्गेनल है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, वहां पर ग्लूकोज पहुंचता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो बेसिकली ब्रेक डाउन होता है और हम लोगों को एनर्जी देता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर आप डायरेक्टली ग्लूकोज को लोगे, ग्लूकोज फर्दर किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली वो ब्लड में मिक्स हो जाएगा, इसी वजह से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। इसमें बताना है कि कौन सा डाइजेस्टिव कैनाल या कौन सा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें काम करता है। तो सबसे पहला आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कि आपका जो फूड है वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। तो आपको याद रखना है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, या फिर आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड की बात किया जाए तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन ही लिखोगे। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का सिंपली आप लिख देना स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आपका 2 है च्यूइंग ऑफ फूड। फूड को हम कैसे या किसके थ्रू चबाते हैं। फूड हम लोग अपने मुंह से, यानी जो जबड़ा होता है उसको बेसिकली बगल कैविटी कहा जाता है, उससे ही हम लोग च्यूई या चबाते हैं। नेक्स्ट है 3rd किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। तो याद रखना स्टमक में आपका एक HCl प्रोड्यूस होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है और साथ साथ फूड को भी आपका एसिडिक बनाता है। तो नॉर्मली आप लिख देना स्टमक। नेक्स्ट आपका कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो सिंपली आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिख देना। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस, फेसेस का मतलब यहाँ पे टूल्स होता है, यानी आपका जो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड जो बाहर निकल जाता है उसी को हम लोग फेसेस या फिर टूल कहेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका फॉर्मेशन होता है और आपका एनस के थ्रू वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो एक बार आंसर को आप मैच कर लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में आप स्मॉल इंटेस्टाइन लिखोगे, च्यूइंग ऑफ फूड बगल कैविटी लिखोगे, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक लिख दोगे, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन और फॉर्मेशन ऑफ फेसेस लार्ज इंटेस्टाइन लिख देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट 1 सिमिलरिटीज एंड 1 डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। इस क्वेश्चन में आपको एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताना है अमीबा और ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले हम लोग सिमिलरिटी बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला लिखना, चाहे आपका अमीबा हो या फिर आपका ह्यूमन बीइंग्स है, जो भी फूड को कंज्यूम करता है वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको तोड़कर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। यानी अमीबा हो या फिर ह्यूमन बीइंग से जो फूड का यूज करता है बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं और इस प्रोसेस को आप डाइजेशन करते हो। तो ये आपका कॉमन पार्ट हो जाता है अमीबा और आपका ह्यूमन बीइंग्स के न्यूट्रिशन में। तो सिंपली लिखना, द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑलवेज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म and is therefore breaking down into simpler form by the process of digestion. Both these organisms are heterotrophs। और ये भी पॉइंट मेंशन कर लेना, आपका अमीबा और ह्यूमन बीइंग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और ऐसे एनिमल को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब हम लोग डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो डाइजेशन इन ह्यूमन और डाइजेशन इन अमीबा। ह्यूमन के अंदर एक आपके पास माउथ होता है और एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके थ्रू ह्यूमन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में। लेकिन अमीबा के पास ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो सिंपली लिखोगे, ह्यूमन हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, जबकि अमीबा में लिखोगे माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर एब्सेंट इन अमीबा, क्योंकि अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। वहीं अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरा डिफरेंस लिखोगे, डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन दी बकल कैविटी स्टमक और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स। लेकिन अमीबा में लिखना, डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इन दी फूड वैक्यूल ओनली। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट स्टार्ट इन दिस सेपरेट रीजन। ह्यूमन के अंदर ये पॉइंट मेंशन कर लेना, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन या फिर प्रोटीन या फिर जो फैट्स का ब्रेकडाउन होता है वो अलग अलग रीजन में होता है। अमीबा के अंदर ऑल द फूड कंपोनेंट आर डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, क्योंकि अमीबा आपका यूनिसेलुलर होता है, यहाँ पे एक ही सेल होता है, सिर्फ और सिर्फ फूड वैक्यूल होता है, इसी के अंदर जो भी डाइजेशन होना है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विथ सुटेबल आइटम इन कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको मैच करना है। यहाँ आप देखोगे कॉलम ए में टोटल 6 है, लेकिन कॉलम बी में आपका टोटल 7 है।
तो थोड़ा सा मैच सही से करोगे। सबसे पहले हम लोग सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा का रिलीज होता है और सलाइवा आपका क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। तो सलाइवा ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवा का सेक्रेशन होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आप लोग साथ साथ में मैच भी करते चलना। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टमक का। स्टमक के अंदर आप याद रखना कि कुछ एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ ही साथ आपका कुछ डाइजेस्टिव जूस होता है जैसे कि पेप्सिन हो गया और साथ ही साथ म्यूकस हो गया, इसका सेक्रेशन होता है। अब हम लोग कॉलम बी में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप बेसिकली कि एसिड रिलीज 0.4, तो आपका स्टमक का हो जाएगा एसिड रिलीज। एसिड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। एसिड काम क्या करता है, एसिड बेसिकली फूड को एसिडिक बना देता है और कोई भी बैक्टीरिया अगर होता है उसको मार देता है। तो यहाँ पे आपका कॉलम ए का बी हो गया है। नेक्स्ट आपका जो आपका कॉलम 1 में सी है, लीवर। लीवर में याद रखना, लीवर बेसिकली बाइल जूस को सेक्रेट करता है और बाइल जूस गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्परेरी आपका स्टोर्ड रहता है। तो लीवर का बाइल जूस सेक्रेशन लिख देना, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेक्टम। रेक्टम बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक पार्ट है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बेसिकली स्टोर्ड होता है। तो रेक्टम का हो जाएगा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो यहाँ पे आपका डी आ गया। नेक्स्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका फूड होता है कंप्लीट डाइजेस्टेड हो जाता है, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे डाइजेशन इज कंप्लीट, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका कॉलम 2 का 5 हो जाएगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट बच्चा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया। सबसे पहले यहाँ पे है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और रिलीज ऑफ फेसेस। फेसेस का मतलब होता है बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड या टूल, या हिंदी में मल कह दो या लेटिंग कह दो आप। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, रिलीज ऑफ टूल अगर लिखा होगा तो इसका सही आंसर एनस होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का हमेशा आप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ही लिखना, तो आपका ऑप्शन नंबर एफ हो जाएगा। यहाँ पर फिर से एक बार कॉलम 1 और कॉलम 2 को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है बेसिकली सलाइवा सेक्रेशन लिखना, तो यहाँ पर ऐसे करके मैच कर लेना। स्टमक जो है आपका वो एसिड को रिलीज करता है, लीवर आपका बाइल जूस को सेक्रेट करता है। रेक्टम की बात करें तो रेक्टम में जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है वो बेसिकली स्टोर्ड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स आपका डाइजेशन को कंप्लीट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका वाटर को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ कॉलम 2 में जो रिलीज ऑफ फेसेस है उसमें कंफ्यूज मत होना, वो बेसिकली फेसेस का मतलब टूल या मल हो गया जो कि एनएस के थ्रू बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, इसको आपको लेबल करना है। तो सबसे पहले यहाँ जो जे शेप का स्ट्रक्चर नजर आता है इसको हम लोग कहेंगे स्टमक। यहाँ जो बड़ा वाला ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ साइड में लेफ्ट कॉर्नर में जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसको हम लोग कहेंगे गॉल ब्लैडर, और यहाँ ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहेंगे पेनक्रियाज। यहाँ सबसे लास्ट वाला जो फेस है इसको आप कहोगे एनस, और उसके ऊपर वाले पार्ट को कहोगे रेक्टम। लेबल एक बार देख लो आप। यहाँ जो आपका जे शेप है उसको स्टमक बोलोगे, यहाँ जो आपका बना हुआ है ये आपका बेसिकली पेनक्रियाज है, उसके नीचे ये वाला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके अंदर ये वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, साइड में आपका गोल ब्लैडर है, सबसे नीचे आपका एनस होगा, उससे ऊपर आपका रेक्टम होगा। तो यही आप लेबल कर लेना। नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल या फिर ग्रास, डिस्कस। यहाँ पर ह्यूमन की बात किया जा रहा है, क्या ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ रॉ या फिर लीफी वेजिटेबल या ग्रास खाकर जिंदा रह सकता है, यस और नो। तो सबसे पहले आप लिखना कि नो। तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ जो वेजिटेबल या फिर जो ग्रास होता है, ग्रास में आपका सेलुलोज ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। सेलुलोज को ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है,
तो इसी वजह से हम लोग सेलुलोज को नहीं खाते हैं। तो आपके पास जो ग्रास है या फिर जो लीफी वेजिटेबल जो होता है बेसिकली, या जो रॉ वेजिटेबल जो होता है, उसमें सेलुलोज का अमाउंट या मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसको खाकर जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो सिंपली आप लिखोगे कि नो, ह्यूमन कांट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ या फिर लीफी वेजिटेबल और ग्रास। इट इज बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप्स है, जैसे कि एक है सेलुलोज, दूसरा वैसे ही ग्लूकोज है आपका। दैट ह्यूमन आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो रूमेंट एनिमल के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होता है, लेकिन ह्यूमन के पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का एंजाइम्स नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग रॉ लीफी वेजिटेबल या ग्रास खा के जिंदा नहीं रह सकते हैं। सिंपली लिखना क्या, सबसे पहले समझना कि हम लोग सिंपल रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका किसी भी प्लांट का लीफ हो गया या फिर ग्रास हो गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। हम लोग खाकर जिंदा नहीं रह सकते, तो सिंपली पहले लिखना नो। क्यों नहीं रह सकते, अब रीजन दो। ह्यूमन कांट सर्वाइव ओनली अ रॉ लीफी वेजिटेबल और ग्रास, इट इज बिकॉज द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। यहाँ जो भी रॉ या फिर लीफी वेजिटेबल या ग्रास की बात कर रहे हैं, उसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। सेलुलोज भी एक आपका कार्बोहाइड्रेट का ही होता है, जिसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स नहीं होता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।